नमस्कार, स्वागत है आपका सवाल इंडिया में। आप देख रहे हैं न्यूज रूम से इस वक्त कार्यक्रम लाइव और देश भर की सभी बड़ी राजनीतिक खबरों का सबसे सॉलिड न्यूज शो इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया पर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। तो आज बिहार में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, देश की राजधानी दिल्ली में क्या हो रहा है, ये पूरा घटनाक्रम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आज करते हैं उत्तर प्रदेश से, क्योंकि देखिए चुनाव में तो अभी 1 साल का वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले ही वहां पर जो राजनीतिक बिसात बिछती जा रही है उससे ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्रचार बेशक ना शुरू हो, लेकिन बयानबाजियां शुरू हो गई हैं और सत्ता पक्ष और विपक्ष जिस तरह से आमने सामने खड़ा है, चाहे एसआईआर का मुद्दा हो, चाहे वोट चोरी का मुद्दा हो, जिसकी धमक आपने बिहार में भी देखी, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव उससे भी 6 कदम आगे निकल गए हैं। तो क्या है ये 6 कदम? सबसे पहले देखिए रिपोर्ट। हमें घुसपैठ नहीं होने देनी है। वोटर लिस्ट की सफाई, अखिलेश का पारा हाई, कि डरना नहीं है, डटे रहना है। एसआईआर पर तकरार, योगी पर अखिलेश का प्रहार। एसआईआर पर शक गहरा, अखिलेश ने लगाया पीडीए पहरा। वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण अभियान को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल टाइट नजर आने लगा है। अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे पर चुनाव आयोग को निशाने पर रखे हुए हैं। एसआईआर के बहाने अखिलेश यादव कभी चुनाव आयोग को घेर रहे हैं तो कभी बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई जारी है, तो वहीं ग्राउंड पर यूपी में अखिलेश यादव का मोर्चा जारी है। अखिलेश यादव एसआईआर के बहाने अपने पीडीए फॉर्मूले को हिट बनाने के मिशन पर जुटे हुए हैं, क्योंकि एसआईआर पीडीए प्रहरी बनाने का हमारा मकसद यही था कि एक भी जगह पर समाजवादी पार्टी का आम लोगों का वोट वोटर लिस्ट में आ जाए, कट ना पाए। इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है कि डरना नहीं है, डटे रहना है। हमें घुसपैठ नहीं होने देनी है, घुसपैठियों को नहीं आने देना है। जैसे कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके कश्मीर में पाकिस्तानी तत्वों को मार मार करके खदेड़ करके बाहर किया गया है, ऐसे ही हम अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठियों को निकाल करके बाहर करके और जो भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होगा उसकी संपत्ति को जब्त करवा करके गरीबों में बंटवाने का काम भी करने का काम एनडीए की सरकार करेगी। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद से अखिलेश यादव पूरी सतर्कता बरतने का दावा तो कर रही हैं, लेकिन अब तक एसआईआर के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत जुटाने में उन्हें कामयाबी नहीं मिली है। तो वहीं संसद के शीतकालीन सत्र से पहले पूरा विपक्ष एसआईआर को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटा है। खासतौर से राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की तिकड़ी एसआईआर पर लगातार सवालों की बौछार कर रही है। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि बिहार वो राज्य था जहां पर एसआईआर के बाद चुनाव हुआ और यहां पर आरजेडी, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों की करारी हार हुई और बीजेपी के साथ जेडीयू की लैंडस्लाइड जीत हुई। इसी वजह से इस मुद्दे पर विपक्ष खौफ में है। ममता बनर्जी को वोटर लिस्ट में हेरफेर का डर है। अखिलेश यादव ने एसआईआर से निपटने के लिए तैनात किए पीडीए प्रहरी। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं एसआईआर के बहाने वोट चुराने की कोशिश। तो वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी ने साफ किया है कि एसआईआर घुसपैठियों की सफाई की प्रक्रिया है। वो पहले उन्होंने ईवीएम को हैक करने का आरोप लगाया और वो एसआईआर पर भी आपत्ति कर रहे हैं। बिहार में जिस प्रकार के चुनाव आए हैं उसको लेकर के अखिलेश यादव जी बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं और उनको लगता है कि तुम्हारी जमीन सड़ रही है। इस प्रदेश का मुसलमान भी इस बात को जानता है कि अखिलेश यादव जी उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उनके शिक्षा के क्षेत्र में, उनकी नौकरी के क्षेत्र में, उनको संवैधानिक अधिकार दिलवाने के क्षेत्र में जब उनको सरकार में रहने का मौका मिला वो कुछ नहीं पड़ रहा है। अखिलेश यादव को आईना दिखाने का काम मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती भी कर चुकी हैं। एसआईआर के मुद्दे पर उमा भारती ने भी साफ किया है कि अखिलेश यादव का हाल भी तेजस्वी यादव जैसा होने वाला है। इसी वजह से वो घबरा रहे हैं। उनको बिहार में जैसा अपना हाल होता दिखाई लग रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी भी बहुत बड़ी संख्या में फर्जी वोटर हैं जिनकी ठीक से पहचान नहीं हो पाई, जो अखिलेश यादव के जमाने पे और मायावती के जमाने पर जोड़े गए हैं। अब वो सब साफ होंगे। बिहार जैसा तेजस्वी का हाल हुआ वही अखिलेश का हुआ है। वो डर के कारण वो सरकार विरोध कर रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव अब भी दावा कर रहे हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव पर जनता ने भरोसा दिखाया है।
भले उनकी सीटें कम हुई हैं और उत्तर प्रदेश के सवाल पर अखिलेश कह रहे हैं कि यूपी में वोटर उनके साथ खड़े हैं। आरोप आ रहा है कि अब कहीं ना कहीं सेमीफाइनल उत्तर प्रदेश फाइनल हो गया है। ये कोई मैच नहीं है, ये जनता तय करती है। और जनता वहाँ भी सबसे ज्यादा जनता ने वोट तेजस्वी को दिया। ये अलग बात है कि वोट ज्यादा पाने के बाद भी सीटें ज्यादा नहीं मिली, वो परिस्थितियां अलग हैं। लेकिन यूपी की परिस्थिति अलग है। यूपी की जनता इस बार हिसाब किताब इनसे मांगेगी कि जो वादे आपने किए थे जनता के बीच वो कितने पूरे हुए। जाहिर है एसआईआर बड़ा सियासी मुद्दा बनता जा रहा है, लेकिन इस सब के बीच अखिलेश यादव ने अपना एसआईआर फॉर्म भी भर दिया है। तो वहीं कानून की चौखट पर एसआईआर कसौटी पर कसा जा रहा है। इन तमाम दावों और चुनौतियों के बीच देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया फुल स्पीड के साथ जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो किस तरह की सियासी बिसात उत्तर प्रदेश में बिछती हुई दिखाई दे रही है वो आपने इस रिपोर्ट में देखा। लेकिन बड़ी खबर अखिलेश यादव को लेकर इस वक्त हमारे पास सामने आ रही है। एसआईआर प्रक्रिया पर उन्होंने गंभीर सवाल उठाए हैं। क्या कह रहे हैं देखिए। हालांकि बिहार में एसआईआर हुआ, फौरन चुनाव हुए, उसके बाद अभी जो रिपोर्ट दिखाई उसमें उन्होंने बताया कि तेजस्वी यादव को वोट ज्यादा मिले, लेकिन वहां की परिस्थिति अलग है। लेकिन यहाँ पर क्या डर दिखाया जा रहा है कि एसआईआर के बहाने लोग आरक्षण छीन लेंगे और इस पूरी प्रक्रिया पर भड़कते हुए अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। ये आपके नौकरी और आपका अधिकार तक आपसे छीन लेगा, ये आरोप अखिलेश यादव यहां पर लगा रहे हैं। उनका स्टेटमेंट सुनिए। हमें अधिकार दिए हैं, उनको अधिकारों को छीनने की साजिश है। क्या दलित भाई है, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी भाई हैं, उनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के माध्यम से जो अधिकार मिले उनको छीनने की तैयारी है शायद के बहाने। तो देखिए ये तो बात थी उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर, इस प्रक्रिया को लेकर कैसे अखिलेश यादव और योगी सरकार आमने सामने है। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश में संभल भी एक बड़ा राजनीतिक और चुनावी मुद्दा आने वाले दिनों में बनेगा। संभल फिर से चर्चा में है क्योंकि कुएं की खुदाई का काम शुरू हुआ। हालांकि इस बीच आज क्योंकि जुम्मे का दिन था और इसे लेकर प्रशासन ने आज वहां पर सख्ती भी बरती है। क्या आज पूरे दिन भर संभल में माहौल बना रहा इस बात के मद्देनजर कि वहां पर पहले से खुदाई चल रही है? रिपोर्ट देखिए। संभल में दंगों का खूब, आज क्या निकले सबूत? कुएं की खुदाई जारी, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा भारी। संभल में कैसा रहा जुमा? पुलिस बोली हुड़दंग मना। ये संभल है जनाब, यहाँ संभलना बहुत जरूरी है क्योंकि चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा यहाँ 24 घंटे और 7 दिन बना रहता है। बीते साल जब से संभल में एसआई सर्वे के दौरान दंगा हुआ तब से लेकर अब तक पूरा संभल जिला पुलिस की मूवमेंट का एपिसेंटर बना हुआ है। इस बार संभल एक बार फिर से सुर्खियों में है। एक तरफ 1978 के दंगों से जुड़े संदिग्ध कुएं की खुदाई दोबारा शुरू की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ जुमे की नमाज के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए हैं। संभल में इस प्राचीन कुएं के मिलने के बाद खास चर्चा है। चर्चा 1978 के दंगों की कहानी की हो रही है। आखिर 1978 के दंगे और इस कुएं का क्या रिश्ता है? स्थानीय लोगों ने दावा किया कि यह कुआं कई दशक पहले बंद कर दिया गया था। इसके साथ ही एक पुराना आरोप भी फिर से चर्चा में आ गया। बताया जाता है कि 1978 के दंगों के दौरान इसमें शव को फेंका गया था। हालांकि उस समय इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। कुएं की दोबारा खुदाई शुरू होते ही लोग एक बार फिर उस घटना को याद कर रहे हैं और ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या इस रहस्यमय कुएं में कोई पुराना सच दफन है? स्थानीय व्यापारी राम शरण रस्तोगी के पोते कपिल रस्तोगी की शिकायत पर जिला अधिकारी ने तुरंत कार्रवाई की। कपिल का आरोप है कि दंगों में हत्या कर उनके दादा के शव को इसी कुएं में फेंक दिया गया था। कपिल के ये आरोप सालों से गूंजते रहे हैं, लेकिन अब सच्चाई सामने आने वाली है। कपिल रस्तोगी भावुक होकर कहते हैं, ये सिर्फ एक कुआं नहीं, हमारे परिवार का दर्द है। हम न्याय चाहते हैं और दोषियों को सजा।
1978 को मेरे दादाजी दुकान पर बैठे हुए थे। नकाशे क्षेत्र में हमारी दुकान हुआ करती थी, परचून की आड़त, उस पर बैठे हुए थे। दंगाइयों की भीड़ आती है और दुकान में लूटपाट करती है, जिसका विरोध मेरे दादाजी ने किया था। जब विरोध करने के बाद में वो दंगाई लूटने में सक्षम नहीं हुए तो उन्होंने मेरे दादाजी की चक्कू से गोद कर हत्या कर दी गई। और जो ज़मीन खोदने वाला जो गेंदाला होता है, उस गेंदाले से कई बार मेरे दादाजी के शरीर पर करे और उनकी वो पकड़े ना जाएं, तो इसलिए दुकान पे जो बड़े बड़े तराजू थे, उस तराजू से और रस्सी से बांधकर मेरे दादाजी को कुएं में फेंक दिया गया था। मुझे बताइए कि हिंसा जो है 1978 की जो हिंसा है वो तकरीबन 47 वर्ष पहले हुई थी। इस मामले में उस वक्त कोई एफआईआर दर्ज हुई थी, कोई एक्शन लिया गया था? उस समय एक एफआईआर दर्ज हुई थी मेरे पिताजी द्वारा। एफआईआर नंबर याद है आप? एफआईआर नंबर 136/78 और आईपीसी धारा 302, 201 के तहत मुकदमा पंजीकृत करा गया था संभल कोतवाली क्षेत्र में। उसके बाद क्या हुआ, क्या एक्शन लिया गया उसमें? उसमें वो अज्ञात हमलावरों में कह के बंद कर दी गई। बुधवार को शुरू हुई खुदाई में कुआं तो मिल गया, लेकिन रास्ते में एक विशाल पुराना पेड़ रोड़े अटका रहा था। वन विभाग की टीम ने पेड़ को वहां से हटा दिया है, जिसके बाद खुदाई का काम तेज हो गया है। ये भीड़-भाड़ इलाका था, तो इसमें जो है सुबह के टाइम इसमें पेड़ को हटाना था, तो पेड़ सुबह हटाया जा रहा है इसको। बाकी इसके हटाने के बाद कुएं की खुदाई हुई है इसकी। और सर कहाँ पर है, कितनी दूरी पर कुआं है पेड़ से? ये एकता कुआं बिल्कुल लगा हुआ है, पेड़ से लगा हुआ है। एकतापुर थाने के पास में ये है स्थान, जिसमें उच्च अधिकारियों के आदेश के क्रम में हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। इतिहास की परतें खुल रही हैं, लेकिन इसके साथ संभल में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में भी प्रशासन एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। जुमे की नमाज और हाल की हिंसा के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में है। संभल में हुए 1978 के राइट्स के जो जख्म हैं वो अभी भी हरे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नकासा एरिया में और मेरे बाईं तरफ जो दुकान है, ये दुकान रामचरण रस्तोगी की है, जिसकी हत्या कर दी जाती है और उसकी लाश को इसी कुएं में फेंक दिया जाता है मेरे दाएं तरफ। और इस वक्त जो है जिला प्रशासन ने जो आदेश दिए हैं उसके अनुसार इस कुएं को जो है प्रोक्योर करने का, फिर से दोबारा हासिल करने का जो कार्य है वो इस वक्त जारी है। इस जगह पर एक कंप्लेन जो उनके परिवार की तरफ से आई थी, जिसके बाद से इस मामले के अंदर तफ्तीश इस वक्त जारी है। 4 नवंबर को सर्वे के दौरान हुई पत्थरबाजी और हिंसा के बाद संभल के जामा मस्जिद पर खास निगरानी रखी जा रही है। बाहरी लोगों को मस्जिद में नमाज की इजाजत नहीं है। प्रशासन ने लोगों से अपने इलाके की मस्जिद में ही नमाज पढ़ने की अपील की। जुमे को देखते हुए संभल में 3 लेयर सुरक्षा का इंतजाम किया गया। पहले लेयर में मेटल डिटेक्टर, बैरियर और चेकिंग, दूसरे लेयर में हथियारों से लैस RAF PAC के जवान और तीसरे में ड्रोन और CCTV से सख्त निगरानी। इन सब के बीच संभल में दंगों का इतिहास उजागर हो रहा है, शांति मजबूत हो रही है। जाहिर है संभल में प्रशासन सक्रिय है। बात चाहे यहाँ पर सुरक्षा इंतजाम की हो या फिर विकास कार्यों की, संभल में CM योगी कल की धाम बनाने को लेकर भी संजीदा हैं। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जिस शहर को लेकर CM योगी मिशन मोड में लगे हुए हैं, वहाँ कोई मामूली सी चूक भी प्रशासन के लिए भारी साबित हो सकती है। संभल से अकील जमील के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और आइए अब उत्तर प्रदेश के बाद आपको लेकर चलते हैं बिहार, जहां चुनाव संपन्न हुए, भारी बहुमत के साथ NDA की सरकार बनी, लेकिन केंद्र बिंदु में है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार क्यों केंद्र बिंदु में है? क्योंकि देखिए, जिस दौरान इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, विपक्ष लगातार उन पर ये कहते हुए हमले कर रहा था कि नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, सेहत ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, नीतीश कुमार सिर्फ एक कठपुतली के रूप में काम कर रहे हैं। ये सारे आरोप उस दौरान तेजस्वी यादव खुद लगभग हर मंच से नीतीश कुमार के खिलाफ कह रहे थे। लेकिन 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार कैसे ग्राउंड पर एक्शन में दिखाई दिए, और बात यहां पर उनकी टीम की भी करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से वो एक्शन में दिखाई दिए, उसके बाद सवाल यही कि क्या विपक्ष के इन सारे आरोपों का जवाब, मुंहतोड़ जवाब नीतीश कुमार दे रहे हैं। नीतीश कुमार की मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ के साथ ही नीतीश ने जो दमखम दिखाया, अब ग्राउंड पर वही एक्शन नजर आया। 10वीं बार फुल एक्शन में है नीतीश कुमार। तस्वीरें शुक्रवार सुबह की हैं,
जब नीतीश कुमार पटना में मुख्य सचिवालय का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। तस्वीरों में नीतीश अपने अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश देते दिख रहे हैं। इसके पहले सीएम नीतीश ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य की 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि भी रिलीज की। पहले वाली सरकार में कुछ हुआ था जी, याद करिए ना, कुछ पहले नहीं किया और जो काम शुरू किया हम लोगों ने शुरू करा दिया। अब जितना हो रहा है तो आगे भी किसी को नहीं छोड़ने वाले, सबके लिए काम करेंगे और समूचा बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है और इसके लिए इसको और आगे विस्तृत होगा और केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना वही स्कीम है जिसमें 6 महीने के भीतर मूल्यांकन के बाद लाभार्थी महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की और सहायता दी जाएगी। शासन के एक्शन की एक और तस्वीर देखिए। 1 दिसंबर से शुरू होने वाले सत्र से पहले बिहार विधानसभा में विधायकों की बैठने की जगह पर टैब लगा दिए गए हैं। विधायक सभी सवालों के जवाब अपने टैब पर लाइव देख पाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने इस तैयारी का जायजा भी लिया। बिल्कुल, ये डेवलप्ड आईटी का जमाना है, उसी हिसाब से विधानसभा सचिवालय का भी फंक्शनिंग हाईटेक किया गया है। ये अच्छी बात है, सदस्यों को इससे सुविधा मिलेगी अपने कार्यों के निष्पादन में। बिहार के नए विधायकों को हाईटेक सिस्टम में काम करने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। वैसे यहाँ पर तो आपको मुख्यमंत्री एक्शन में दिखाई दिए, लेकिन एक रस्साकशी चल रही है सरकारी बंगले को लेकर। सरकारी बंगला भला कौन नेता नहीं चाहता? मंत्री विधायक बनते ही सरकारी बंगले को लेकर जो प्रक्रियाएं शुरू होती हैं वो आपको मालूम ही है। लेकिन राबड़ी देवी को सरकारी बंगला खाली करने को जब कहा गया उसके बाद वहां पर अब फिर से सियासत शुरू हो गई, क्योंकि एक तरफ राबड़ी देवी और उनके पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें परेशान करने के लिए ऐसा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी पक्ष ये कहता है कि बंगला खाली कराने का उन्हें पूरा हक है। पटना के हार्डिंग रोड पर यही वो बंगला है जो राबड़ी देवी के नाम अलॉट हुआ है, लेकिन राबड़ी देवी और उनकी पार्टी ने साफ कह दिया है कि पुराना बंगला नहीं छोड़ा जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं 39 हार्डिंग रोड सरकारी आवास के ठीक बाहर और इसी आवास को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को आवंटित किया गया है। फिलहाल राबड़ी देवी और उनके परिवार के जो लोग हैं वो 10 सर्कुलर रोड आवास पर रहते हैं और उस आवास के बजाय अब ये आवास जो है वो राबड़ी देवी को अलॉट कर दिया गया है। कैमरे पर नहीं आने की शर्त पर हमें बताया गया कि 39 हार्डिंग रोड पर बना ये सरकारी आवास पिछले 2 साल से न केवल खाली है बल्कि यहाँ मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। तो नेम प्लेट पे यहाँ पर अभी किसी का भी नाम जो है वो नहीं लगाया गया है। पिछली सरकार की अगर हम बात करें तो पिछली सरकार में इस आवास को बिहार सरकार में मंत्री रहे जीवेश मिश्रा को अलॉट किया गया था, पर वो भी इस आवास में शिफ्ट नहीं हुए, जिसके बाद ये आवास जो है वो पूरे तरीके से खाली चल रही है। और तमाम राजद नेताओं का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जो है वो 10 सर्कुलर रोड वाला आवास जो है वो खाली नहीं करेंगी। अब बंगले पर 2 गुट बन गए हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं कि ये तो बदले की भावना है। खुद आरजेडी कह रही है कि बिहार में अब लाठी बीजेपी के हाथ में है, इसलिए वो मनमानी कर रही है। सरकार में भाजपा की पकड़ काफी मजबूत हो गई है। भाजपा के सामने अब किसी को बोलने की ताकत नहीं है। ये बात में जान है, इसे नकार कोई नहीं सकता। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने अपनी लाठी अब भाजपा के हाथ में दे रखी है, सरकारी लाठी। ऐसे तो लाठी भाजपा के पास था ही, लेकिन सरकारी लाठी ही मिल गया है, तो भांज रहे हैं। राबड़ी देवी जी एक्स सीएम रही है और लालू यादव जी एक्स सीएम ने, दो एक्स सीएम और जेड प्लस सिक्योरिटी, जेड वाई थ्रेड और विपक्ष के नेता। तो आते ही ऐसी कौन सी राजनीतिक बदले की भावना शुरू, ये कौन बर्दाश्त करेगा? लेकिन बिहार सरकार और भारत सरकार के मंत्री लगातार कह रहे हैं कि बंगला तो खाली करना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक निर्णय आया था से 4 साल पहले, उसमें था कि जो मुख्यमंत्री हैं उनको आवास की सुविधा, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनको आवास की सुविधा नहीं दी जाएगी। पहले बिहार में ऐसा था, लेकिन उस जजमेंट के बाद वो सुविधा वापस ले ली गई
और वो आवास उनके नाम से था, अलॉटेड था पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से, बाद में सदन के नेता के नाम से हुआ। लेकिन सरकार को पूरी आज़ादी है कि उसके खाली कराया जा सकता है। सरकारी आवास किसी की बपौती नहीं होती है, सरकारी व्यवस्था की होती है, इसलिए ये समझना चाहिए, नहीं तो एक और केस हो जाएगा। अभी केस करेगी ना भाई पुलिस केस, हम जब नहीं खाली करेंगे। इसलिए राबड़ी जी हों, लालू जी हों या कोई जी हो, उनको कानून को मानना पड़ेगा। तो बंगले को लेकर जो रसाकशी जारी है, इन सबके बीच आप देखिए प्रदर्शन कितना खराब रहा, 25 सीटों पर सिमट गए। लेकिन अभी परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं जिनके पास सरकारी बंगला है, आइए जरा आपको ये भी एक तस्वीर दिखाते हैं। और ऐसे में सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पर राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव को देख रहे हैं, जिनके पास 10 सर्कुलर रोड पटना में बंगला है। और इसी बंगले को लेकर इस समय सवाल है, जिसे खाली करने के लिए कहा गया है और इसे खाली करके हार्डिंग रोड पर शिफ्ट करने की बात है, जिसे लेकर अभी हमने आपको रिपोर्ट दिखाई। तेजस्वी यादव के पास भी बंगला है सरकारी, उनके पास नेता विपक्ष का पद है और ऐसे में 1 पोलो रोड पटना में उन्हें सरकारी आवास मिला हुआ है। परिवार के अगले सदस्य तेज प्रताप यादव, उनके पास भी पटना में सरकारी बंगला है 26 एम स्ट्रैंड रोड पर। अब इन पर भी संकट आने वाले दिनों में क्या मंडराता है देखना होगा। मीसा भारती लोकसभा सांसद हैं, C1/37 पंडारा पार्क नई दिल्ली में घर है, क्योंकि लोकसभा में आप सांसद हैं। तो सरकारी बंगले के इर्द गिर्द जो ये सियासत चल रही है, उसकी ये एक तस्वीर आपने देखी। आइए बढ़ते हैं आगे। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको यूपी में मंत्री जी का ठुमका दिखाएंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए NDTV इंडिया। न्यूज रूम से आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का, और इस वक्त आपको बिहार की एक तस्वीर दिखाते हैं जो चर्चा में है, क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश से इंस्पायर होकर कानून व्यवस्था को लेकर बिहार में एक मॉडल डेवलप किया जा रहा है। क्योंकि देखिए बिहार में क्यों योगी मॉडल दिखाई दे रहा है, ये बीते 48 घंटों को एक्सप्लेन करती हुई तस्वीरें हैं पटना, मुजफ्फर। हालांकि इस बीच लोगों के रिएक्शंस भी आगे मैं आपको रिपोर्ट में दिखाऊंगी, लेकिन सवाल इस वक्त यही है कि बिहार जहां पर पूरे इलेक्शन कैंपेन में आपने जंगल राज गूंजता हुआ सुना, जहां पर हत्या, डकैती, लूटपाट, रंगदारी, ये सारे मामले कम से कम एनडीए के कैंडिडेट जब भी प्रचार कर रहे थे, हर मंच से लालू दौर की याद दिला रहे थे। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो एक योगी मॉडल जिसकी चर्चा अब बीजेपी अपनी उपलब्धियों के रूप में अलग अलग राज्यों में गिनाती है, तो क्या वैसी ही एक झलक अब एनडीए के इस दौर में बिहार में दिखाई देगी? मुजफ्फरपुर में लोगों ने क्या कहा बुलडोजर एक्शन के बाद, और ग्राउंड पर कैसी हलचल रही, देखिए। बिहार में नहीं हटाया, उनके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। ये मुजफ्फरपुर शहर में जाम की समस्या काफ़ी रहती है, क्योंकि पतली सड़कें हैं, पुराना शहर है। तो हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि अगर अतिक्रमण हुआ है तो उसको हम लोग हटाएं। और जो रोड के किनारे जो टेम्प्रोरी अतिक्रमण होता है, इसमें हम लोगों ने कई बार माइकिंग कराई, लेकिन चुनाव के दौरान चूंकि काफ़ी व्यवस्था रहती है, अधिकारियों की, पुलिसकर्मी भी इंगेज रहते हैं, तो वो हो नहीं पाया है। तो चुनाव के बाद हम लोगों ने इसको शुरू कराया है और लगातार हम लोगों का ये अभियान चलता रहेगा, ताकि राहगीरों को या वाहन से चलने वाले जो लोग हैं, आम लोगों को कम से कम समस्या का सामना करना पड़े। आम लोगों ने इस एक्शन का स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि इसकी बहुत जरूरत थी। तो ये बिल्कुल इलीगल चीज है, कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है, कहीं भी नहीं है, गलत होता है। लेकिन अगर आप नाला देखो, रोड देखो, एक जगह का मेरे को मुजफ्फरपुर का बता दो कि यहाँ का रोड बहुत अच्छा है, नाला बहुत अच्छा है। देखो मैं भी एडुकेटेड हूँ, आप सब एडुकेटेड हो, और हम लोगों का सिटी स्मार्ट है। लेकिन यहाँ के प्रशासक जब अभी इलेक्शन जीते हैं तो ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसका क्या फुल सॉल्यूशन है? एकदम सही हो रहा है। इतना ट्रैफिक जाम रहता था कि लोगों को परेशानी होती थी, हर दुकानदारों को। अब इस परेशानी से लोग दूर हो जाएंगे, हम खुश हैं इस चीज़ से। सुधार होना चाहिए, ये जरूरी है। मोती में हमेशा जाम आपको मिलेगा, आप किसी काम से जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। कई सारे अपराधियों की भी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की बात हो रही है, उसको कैसे देखते हैं? एकदम नहीं, एकदम सही है, जो गलत है सो गलत है। अवैध निर्माण के साथ साथ सरकार ने माफिया के खिलाफ एक्शन का भी प्लान बना लिया है। कहा जा रहा है कि माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। देखिए, बुलडोजर माफिया और अपराधियों के छाती पर चलेगा।
किसी शरीफ निर्दोष बिजनेसमैन दुकानदार इस पर कोई बुलडोजर चलाएगा तो उस पर हम एक्शन लेंगे। माननीय न्यायालय के आदेश का मैं पालन करता हूं, लेकिन किसी गरीब की झोपड़ी बिना वैकल्पिक व्यवस्था बनाए उजाड़ना, ये हमारी सरकार की सोच नहीं है। इस बीच आरजेडी ने सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठा दिया है। अनंत सिंह को जेल से निकाला था पेरोल पर, अभी फिर चुनाव लड़े थे, एक आदमी की हत्या हो गई। तो सरकार तो अपराधियों का और सामाजिक तत्वों का, दुर्दांत अपराधियों को संरक्षित करती रही है, उपयोग करती रही है। खबर ये भी है कि बिहार सरकार ने संगठित अपराध और आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस इकाइयों को मजबूत करने का फैसला किया है। इसी के तहत गृह विभाग की बैठक में निर्णय लिया गया कि हर जिले में स्पेशल टास्क फोर्स की यूनिट गठित की जाएगी। 400 लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित है। न्यायालय उस पर विचार कर रही है और 1200-1300 और लोगों को चिन्हित किया गया, उनके कागजात तैयार हो रहे हैं जो अपराध से संपत्ति अर्जित किए हैं। उनमें 400 का प्रस्ताव हम लोगों ने तैयार करके न्यायालय में भेज चुके हैं और बाकी 1200-1300 पे कार्रवाई हो रही है। इसमें लीकर माफिया, सैंड माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, इस प्रकार के बहुत सारे अपराधी हैं। जिस तरह से पूरे बिहार में एक साथ कार्रवाई चल रही है, कहा जा रहा है कि शासन की सख्ती अभी और बढ़ेगी। आइए बढ़ते हैं आगे और अब मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाना चाहती हूं जिसे लेकर कई सवाल भी हैं। और सवाल क्या है, पहले आप ये तस्वीर जरा देखिए, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस वीडियो में अरुणाचल प्रदेश के स्वदेशी युवा संगठन के लोग हैं जो कि एक मस्जिद के मौलाना से भारत माता की जय बोलने को कह रहे हैं। हालांकि ये वीडियो कब का है इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। आपको इसका ऑडियो सुनवाते हैं, फिर आगे बात करेंगे। माता की जय बोलता है, भारत माता की जय बोलता है, ये जो बोलता है कि नहीं, वंदे भारत माता की जय बोलता है क्या? ना आप लोग बोलते हैं इंडिया जिंदाबाद बोलते हैं। नहीं, भारत माता की जय बोलता है। भारत माता कैसे? वही तो तुम लोग का सोच तो वही है। तुम लोग का वो जो है कुरान ने लिख के नहीं रखा है, इसलिए अभी नहीं बचेगा, हो गया। तुम भारत माता की जय नहीं बोलते, तुम कैसे तुम इंडियन का? ये हम लोग का माँ है, हम लोग अपना जमीन को माँ जन्मभूमि है। अभी हम क्यों इसका भारत माता की जय नहीं बोलना भारत में। तुम अभी अपना भारत माता की जय असलियत निकल गया था। इंडिया भारत में क्या अलग है? इंडिया जिंदाबाद बोल सकते हैं। नहीं, भारत माता की जय नहीं बोल सकते। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल सकते हैं। नहीं, भारत माता की जय नहीं बोल सकते। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं तो भारत माता की जय नहीं बोलते। इंडिया जिंदाबाद बोलते हैं ना, नहीं भारत माता की जय नहीं बोलते। तो भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते? हाँ, क्या माता देखिए, माता हमारा तो एक ही होता है, जन्म देने वाला माँ जो होता है वही तो माँ। तो ये जो जन्म ले रहा है, आप जो जगह में बेर है, जहाँ का हवा पानी का है, जहाँ का मिट्टी में बेर है, वो भी तो माँ है। यही ठीक है। हालांकि ये अभी वीडियो सामने आया है, वायरल है, इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते कि ये इस वीडियो की टाइमलाइन क्या है, किस समय का ये वीडियो है। खैर, देश में इन दिनों जो चर्चा जोरों पर है वो SIR को लेकर। देश के कई राज्यों में ये प्रक्रिया अभी ऑलरेडी चल रही है आगामी चुनावों को देखते हुए, और ऐसे में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर जितने सवाल और आरोप हैं, शिकायतें हैं, उन सब के बीच आज एक पॉजिटिव खबर राजस्थान से दिखाई दी, जहां पर एक बिछड़े हुए माँ बेटे SIR की वजह से आपस में मिल गए। चमत्कार कहने को तो एक शब्द है, लेकिन कभी कभी सच में चमत्कार होते भी हैं। और ऐसा ही एक चमत्कार हुआ है एक माँ के जीवन में। इस माँ को इसका 40 साल पहले लापता हुआ बेटा मिल गया है, और ये सब हुआ है SIR अभियान की वजह से। लेकिन राजस्थान के भीलवाड़ा के रहने वाले उदय सिंह अपने परिवार से कैसे बिछड़ गए थे? बात साल 1980 की है। उस समय उदय सिंह 8वीं कक्षा में पढ़ते थे। परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति की वजह से उदय सिंह कमाने के लिए घर से बाहर गए और छत्तीसगढ़ में एक निजी कंपनी में गार्ड की नौकरी करने लगे। बताया जा रहा है कि एक सड़क दुर्घटना में उनकी याददाश्त चली गई, जिसके बाद उदय सिंह अपने गांव और परिवार को पूरी तरह से भूल गए। जब SIR की प्रक्रिया शुरू हुई तो उदय सिंह भीलवाड़ा के सुराज गांव में एक स्कूल में वोटर फॉर्म की जानकारी लेने पहुंचे, तो वहीं जानकारी और रिकॉर्ड मिलान के समय स्कूल के शिक्षक जीवन सिंह को शक हुआ। तब शिक्षक ने तुरंत उदय सिंह के परिजनों को सूचना दी, और इस तरह से 3 दशक तक बच्चे की तलाश में लगे परिवार को जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी मिल गई।
एक मेरे साथ एक दुर्घटना के चलते मेरा यादाश्त चला गया। 1.5 साल तो यादाश्त नहीं थी मेरे पास। आज से जैसे यादाश्त बदल होते तब देर बहुत हो चुकी थी। मैं छत्तीसगढ़ में एक लड़की के साथ शादी करके वहां बस गया था मैं। उस दौरान मेरा एक लड़का भी पैदा हो गया और उसके बाद मिसेज खत्म हो गई। तो उसके बाद में अब अचानक आप भिलवाड़ा कैसे आए इसी भागीदारा गांव में इतना दूर? ये इसलिए यानी मुमकिन हुआ कि गवर्नमेंट जो SIR निकाला तो उसमें बोले जो वहाँ पे यानी छत्तीसगढ़ में कि भारतीय नागरिकता कानून के तहत यानी आपकी रिकॉर्ड कुछ है क्या पुराना पहचान? हाँ, पहचान, पुराने पहचान। तो छत्तीसगढ़ में 40 साल में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला आपको? नहीं, तो मेरे को आपका सर्टिफिकेट मतलब स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए। तो मैं अपने स्कूल में आया तो इस दौरान मेरे स्कूल के यानी मेरे गांव के कोई बच्चे होंगे, इस दौरान मेरे गांव का भी परिवार के बारे में मालूम हो जाएगा। मैं परिवार से ही मिल पाऊंगा और मेरा SIR की धन्यवाद देता हूँ कि उसके जरिए मैं स्कूल तक पहुंचा और अपने परिवार से मिलना मुमकिन हुआ। जैसे वो आए उदय सिंह जी, मैं उनसे पूछा आप कहाँ के रहने वाले? तो बोले मैं लक्ष्मीपुरा का। तो मैंने लक्ष्मीपुरा के जो BLO थे छगन सिंह जी, उनको फोन लगाया। मैं बोला इनके वोटर लिस्ट में आप चेक करो, इनके पिताजी नाम नोल सिंह जी है और मम्मी का नाम चुनी देवी। तो फिर उन्होंने वापस रिप्लाई किया मेरे को कि सर इसकी मम्मी का नाम है लेकिन पिताजी का नाम नहीं है 2003 की लिस्ट में। तो फिर मैं बोला सर उनका भाग संख्या, क्रमांक संख्या और ये सारी बताओ मुझे। फिर वो देश की राजनीतिक खबरों पर तो आपको हम खबरों का डोज यहाँ सीधे न्यूज रूम से देते ही हैं, लेकिन इस वक्त राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आने वाले हैं। 4 साल के अंतराल के बाद उनका ये भारत विजिट होने वाला है और 4 से 5 दिसंबर के बीच वो आएंगे, जिस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते और द्विपक्षीय वार्ताएं तो होंगी ही, लेकिन इन सब के बीच भारत और रूस की बढ़ती मित्रता और अमेरिका के साथ जो बीते वक्त में एक दौर हमारा गया है, इस दौरे पर दुनिया भर की निगाहें होंगी। दुनिया की सबसे पावरफुल मीटिंग, इस मीटिंग को लाइव देखने वाले हैं ट्रंप। भारत आ रहे पुतिन, दुनिया गिन रही दिन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 साल के अंतराल के बाद भारत आने वाले हैं। रूस ने पुतिन की भारत यात्रा का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। पुतिन के भारत आने से लेकर उनकी एक मीटिंग का एजेंडा भी फिक्स हो चुका है और ये भी फिक्स है कि पुतिन के भारत दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें जमी रहेंगी। पुतिन राजकीय यात्रा पर 4 से 5 दिसंबर तक भारत में रहने वाले हैं। इस दौरान पुतिन और PM मोदी के बीच कई बड़े मुद्दों पर मीटिंग होगी। इसके साथ साथ पुतिन भारत रूस समिट में भी शामिल होंगे। पुतिन की भारत यात्रा के दौरान कई बड़े ऐलान होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। माना जा रहा है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर नई डील पर भी मुहर लग सकती है। इसके अलावा रूस से आयात होने वाले पेट्रोलियम पर भारत को डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो वहीं भारत रूस कारोबार के लिए पैकेज का ऐलान भी किया जा सकता है और डिफेंस सेक्टर में प्रोडक्शन के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मुद्दों पर भी मुहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। और सबसे अहम मुद्दे के तौर पर न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में नई घोषणाओं का ऐलान भी किया जा सकता है। इन तमाम बड़ी डील के अलावा भारत और रूस मिलकर आने वाले 1 दशक का रणनीतिक रोड मैप भी जारी कर सकते हैं, जिसमें खास तौर से रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, व्यापार, साइंस और टेक्नोलॉजी पर बात हो सकती है। पुतिन के भारत दौरे का ऐलान NSA अजीत डोभाल की अगस्त में मॉस्को यात्रा के दौरान हो गया था। हालांकि उस दौरान तारीखों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। इसके बाद PM मोदी और पुतिन की मुलाकात चीन में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। पुतिन और मोदी ने एक कार में बैठकर 1 घंटे तक अलग से चर्चा भी की थी, जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया में चर्चा का विषय भी बनी रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।